हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए। एंड मैं डेली लेके आती हूँ 3 बजे पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस। ओके, आप सभी को पता है अभी हमारी चल रही है, आज हमारी है क्लास नंबर 61। जी हाँ, अभी तक की हमारी 60 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन्होंने भी बैक की क्लासेस नहीं ली है वो ज़रूर से ले लेना, सारी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। जो भी मैंने पढ़ाया है वो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक के साथ पढ़ाया है। ओके, आगे अगर बात करें तो अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4। कौन सी बोलो? बिजनेस फाइनेंस। तो जो भी क्लासेस होती हैं उनकी लिंक्स आपको प्रोवाइड हो जाती है टेलीग्राम चैनल पे, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो जो वीडियो होती है, लेक्चर होता है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। और आपको क्या प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको जो भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्लासेस होगी वो अवेलेबल हो जाएगी। ओके, साथ ही साथ अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट की यहाँ पे होती है 3 क्लासेस, एक कॉन्सेप्ट की क्लास, एक एमसीक्यू की क्लास और एक आपकी डीआई और मैथ्स की क्लास। तो जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स की तैयारी करें उनको पेपर फर्स्ट की भी तैयारी करना है तो ज़रूर से सारी क्लासेस टाइम टू टाइम लगा लीजिएगा। बाकी कुछ और पेपर्स हैं पेपर 2 के जिनकी भी प्रिपरेशन फिलर फॉर्म पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाई जाती है। ओके, चलिए अब आते हैं हमारे मेन सरप्राइज वाले पे। जैसे कि पता है 28 मार्च को क्या हुआ था, हमारा फर्स्ट क्विज हुआ है किस पे? वेबसाइट पे। मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे एज अ होमवर्क, ठीक है। तो जो 28 मार्च को हुआ था उन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिए हैं। आई होप सबने देख लिए होंगे। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, मैं डेट के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगी, ठीक है ना। फर्स्ट क्विज हमारी हुई थी 28 मार्च को, जिसके जो आंसर्स हैं वो मैंने आपको क्लास नंबर कौन सी में बोलो, 60 में बता दिए थे। अब उस क्विज में कौन विनर रहे थे और आज वो मैं अनाउंस करने वाली हूँ, ठीक है। तो सभी को क्या होना है, अप्रिशिएट होना है इस चीज़ से, जो भी विनर्स रहते हैं ना उनसे, कि चलो भाई हमारे कंपटीटर हैं, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, जिनको रैंक आ रही है। तो आपको भी क्या लेके आना है, फिर ऐसे ही रैंक लेके आना है। ओके, तो चलिए अभी मैं अनाउंस कर देती हूँ कि जो 28 मार्च को फर्स्ट क्विज हुई है उसमें आपके विनर्स हैं। फर्स्ट विनर रहे हैं आपके, वेरी कंग्रेचुलेशन टू विनीत सिंह, जिन्होंने फर्स्ट रैंक किया है हासिल, किसमें? जो फर्स्ट क्विज है उसी में। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है इट सीम्स, राइट। फिर आपके सेकंड और थर्ड पे रहे हैं रूहानी जी एंड ईरम जी, तो इनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरीके से सबको क्विजेस करते जाना है और रैंक लेके आना है सभी को, ठीक है ना। बाकी ज़्यादातर ये रहता है कि जो गर्ल्स होती हैं उनकी रैंक आती है, तो मैं थोड़ा सा क्या हूँ कि सरप्राइज़ हूँ कि चलो मतलब यहाँ पे रेशियो सही चल रहा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स में कंपटीशन चल रहा है, राइट। तो सभी को क्या करना है, अच्छे से क्विजेस को सॉल्व करना है, क्लासेस लेते रहना है और रैंक लेके आना है। बिकॉज इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई आप पढ़ रहे हो, आप अच्छे से क्या कर रहे हो, अटैम्प्ट कर रहे हो और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी। देखिए, इसमें जो क्विजेस में क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो ऐसे हैं जो अभी तक हमने यूनिट पढ़ा नहीं है, तो उनके आपके डायरेक्ट क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं, जो आपकी क्या है साथ साथ में जो आप नहीं पढ़ रहे हो ना उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस अटेम्प्ट करते जाओ और अगर गलत होता है तो होने दो, नेक्स्ट क्लास में आपको उसका करेक्ट आंसर मिल रहा है ना, तो उसको देखो, समझो, जानो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम आज की क्लास के मेन टॉपिक पे। आज हमारा शुरू हो रहा है नया चैप्टर, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर डिसकंटिन्यू कर रखे हैं तो वो नए चैप्टर से फिर से कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चल रही है यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस व्यवसायिक वित्त, ओके, जिसमें आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। आज की क्लास में हमारी बेसिक क्लास रहेगी, क्या होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत क्या होती है, और फिर आगे की कुछ टर्मोलॉजीज। फिर कल की क्लास में हम बात करेंगे ये भी ना थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का चैप्टर है जिसमें फॉर्मूलाज होंगे, तो वो अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। चलिए आज मैं आपसे क्या करूँगी, बेसिक क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ, सभी जुड़ जाएंगे क्लास से, शुरू करते हैं। ओके,
देखिए, जब हमने बात की थी सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल की, कौन कौन से स्रोत होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, वित्तीय पूंजी को बना सकते हैं, फंड को रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुल मिला के हमने मेन अगर देखें तो 4 टाइप के आपके क्या होते हैं, 4 प्रकार की आपकी ऐसे स्रोत होते हैं, सोर्सेस होते हैं किसके, वित्तीय पूंजी के, जिनमें पहला है आपका इक्विटी शेयर, समता अंश होते हैं, सभी को पता है। इनको निर्गमित करके एक फर्म, एक कंपनी क्या करती है, कैपिटल अर्न करती है। इसके माध्यम से हमने बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, जिसमें हमने डिविडेंड पढ़ लिया है और पीछे के जो लेक्चर थे, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, ये सभी हमने पढ़े हैं। सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इक्विटी हो गया, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कौन से बोलो, अनधिमान, क्या बोलते हैं इनको, पूर्वाधिकार अंश, है ना। अनधिमान भी बोल सकते हैं, पूर्वाधिकार भी बोल सकते हैं। हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था डिफरेंस किन किन में, इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, सभी को पता होगा, ये तो बिल्कुल बेसिक है, राइट। तो कुल मिला के 4 आपके स्रोत होते हैं अगर हम बात करें तो, कौन कौन से, इक्विटी शेयर्स, समता अंश, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी पूर्वाधिकार अंश, और डिबेंचर्स, ऋण पत्र, ये भी हम निर्गमित करते हैं, राइट। और एक आपकी होती है रिटेन अर्निंग, मैंने बता दिया था डिटेल में रिटेन अर्निंग क्या होता है, राइट। तो जब ये चारों निर्गमित करते हैं तो उसकी क्या होती है, इनकी लागत आती है। अब इनकी लागत होगी जब हम क्या करेंगे, बनाएंगे शेयर्स, फिर उनको निर्गमित करेंगे, इशू करेंगे, ठीक है। उन पे फिर हमें क्या देना पड़ेगा, बोलो, इक्विटी शेयर पे, प्रेफरेंस शेयर पे हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा, डिबेंचर पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और रिटेन्ड अर्निंग का अलग फंडा होता है, वो मैं आपको समझाऊंगी आगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोई ना कोई लागत आती है जो हमें क्या करनी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। किसके लिए, इन सोर्सेज के माध्यम से जब हम पूंजी को क्या करते हैं, फंड को कलेक्ट करते हैं, तब डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सभी क्या है, लागत हो जाती है। ठीक है, तो इन सबको अब हम क्या करते हैं, डिनोट किन से करते हैं वो हम जानते हैं। ठीक है, तो जो देखिए इक्विटी शेयर की लागत होती है, समता अंशों की लागत होती है, उसे हम डिनोट करेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, KE। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। फिर प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंशों की जो लागत होती है, उसे हम बोलेंगे KP। देखिए जो नाम है उसके अकॉर्डिंग है, इक्विटी का KE और प्रेफरेंस का KP, यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, फिर है डिबेंचर्स का क्या हो जाएगा, बोलो, KD। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, और रिटेन्ड अर्निंग का हो जाएगा KR, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो इन नामों से हम क्या करेंगे, इनको डिनोट करेंगे। ये सभी क्या है, लागत है पूंजी की। अलग अलग पूंजी जो हमने क्या की है, इशू की है, उस पर अलग अलग लागत आई है। इक्विटी की KE, प्रेफरेंस की KP, डिवेंचर की KD और रिटेन्ड अर्निंग की KR। यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए अब अगर आगे बात करें तो ये सभी जो लागत है ना, ये सभी जो कॉस्ट है, वो क्या है, स्पेसिफिक कॉस्ट है। ठीक है, क्या है, स्पेसिफिक कॉस्ट है। कैसे, यानी हर एक जो सिक्योरिटी है, हर एक प्रतिभूति की है, उसकी अपनी एक लागत है। इक्विटी की अलग लागत है, प्रेफरेंस की अलग लागत है। अब आपको पता है जब हम इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे तो उन पे हमें शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा, लाभांश देना पड़ेगा। तो वो लागत हो गई जिसको हम डिनोट करेंगे KE से। ठीक है, तो हर एक की अलग अलग क्या है, स्पेसिफिक लागत है, स्पेसिफिक कॉस्ट है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे है, इन चारों के चारों में हमने पढ़ी KE, KP, KD, KR। ठीक है, इनमें से जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है। ठीक है, ऋण पत्रों की लागत, पूर्वाधिकार अंशों की लागत और समता अंशों की लागत, इन तीनों की जो लागत होती है ना, उसे तो हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, इनकी लागत तो क्या आती है, जब हम इनको इशू करते हैं उन पे हमें डिविडेंड पे करना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है, ब्याज पे करना है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो तो हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्या है, बाहरी लागत है। क्यों, क्योंकि इन पे डायरेक्ट हम इनको निर्गमित कर रहे हैं, फिर इन पे हमें डिविडेंड इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो क्या हो गई, बाहरी लागत हो गई। तो ये ध्यान में रखना, KD, KE और KP, इनकी जो लागत आती है पूंजी की, वो क्या होती है, वो होती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट अगर बात करें
रिटेन्ड अर्निंग की लागत की, कॉस्ट की, तो उसकी जो लागत होती है ना वो एक्सप्लिसिट नहीं होती है। क्यों? एक बात देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, सिक्योरिटीज़ को इशू किया है, उससे हमें क्या मिला है, अलॉट हुई है, हमें एप्लीकेशन मनी मिला है, अलॉटेड मनी मिला है, उसके बाद में कॉल मनी, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल के सभी मिले हैं, ठीक है। जितनी भी हमारी प्रॉफिट हुई है इशू करने पे सिक्योरिटी को, उसमें से हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है, कितना हमें डिविडेंड के लिए देना है, कितना रिटेन के लिए रखना है। अब अगर हम डिविडेंड के लिए नहीं दे रहे हैं तो सारा का सारा तो हम बिजनेस में ही रख रहे हैं, किसके लिए, फिर से विनियोग करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसमें हमारी क्या लागत आएगी फिर, वो तो हमारा वही है कि हमने तो रिटेन कर लिया। लेकिन एक बात देखो, अगर हमने उसे रिटेन कर लिया, ठीक है, उस पैसे को, उस प्रॉफिट को डिविडेंड पे ना देके हमने रिटेन कर लिया, ठीक है, तो हमारी तो कोई लागत आई नहीं है। पर ऐसा नहीं है, लागत आती है किस चीज़ की, कि वो पैसा अगर हम क्या नहीं करते, रिटेन नहीं करते, तो उसको वापस क्या करते, उसको बाज़ार में निवेश करते या नहीं करते। और अगर निवेश करते तो उससे हमें प्रॉफिट होता या नहीं होता। तो रिटेन करने की वजह से जो हम निवेश नहीं कर पाए और प्रॉफिट नहीं कमा पाए, वो भी एक लागत है या नहीं है, बताओ। उसको हम बोलेंगे अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलनी थी उन पैसों से, उस प्रॉफिट से, वो हमने लॉस कर दी, हमने खो दी, राइट। तो उसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट इस पे कोई भी नहीं आ रही है रिटेन करने पे, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली देखिए तो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो एक फर्म को उठानी पड़ती है। और जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट है उसका जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया था यूनिट 3, उसमें भी आपको समझाया था। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, अवसर लागत होती है, कि उस पैसे को हमने रिटेन करके रख लिया, जिस वजह से जो अवसर था उसको निवेश करके क्या करने का, और ज़्यादा पैसे कमाने का, वो तो हमने अवसर खो दिया, तो उससे क्या आई है, हमारी अवसर लागत आई है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि केपी, केई और केडी, इनकी जो कॉस्ट होती है वो होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बाहरी लागत, जो हमें चुकानी पड़ती है एज अ डिविडेंड, एज अ इंटरेस्ट, ठीक है। जबकि जो रिटेन अर्निंग होती है उस पर जो लागत आती है वो होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, की उसको निवेश नहीं करने की वजह से जो हमें नुकसान उठाना पड़ा या हमें जो प्रॉफिट नहीं हुआ है उसकी जो लागत आती है उसे बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो रिटेन अर्निंग में इम्प्लिसिट कॉस्ट उठानी पड़ती है और इन दिनों में एक्सप्लिसिट कॉस्ट उठानी पड़ती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरा अभी तक के क्लियर हैं। हर एक की स्पेसिफिक कॉस्ट होती है, इन तीनों की एक्सप्लिसिट और रिटेन की इम्प्लिसिट। अभी तक ये मैंने क्लियर किया है, सभी को क्लियर हुआ है, मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए अब अगर आगे बात करें, हमने बात करी किसकी, स्पेसिफिक कॉस्ट की, अलग अलग के ई, के डी, के पी, है ना। अब अगर इन सभी को, के ई, के डी, के पी, के आर, इन सभी को हम मिला दें, कंबाइन कर दें, तो हमारी कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाती है, ठीक है। या फिर उसे बोल सकते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कंबाइंड पूंजी की लागत। सभी जो भी संसाधन है, वित्तीय पूंजी जितनी भी है ना, चाहे इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, डिबेंचर हो, चाहे रिटेन करके रखा हो, उन सभी की लागत को जब कंबाइन कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो जो लागत आएगी उसे हम बोलेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम डिनोट करेंगे किससे, के ओ से। क्लियर है। या फिर हम बोल सकते हैं KW भी हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, KO या फिर KW। तो ये जो सिंबल्स है ना, इनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इनको, इनके अकॉर्डिंग ही हम फिर फॉर्मूलाज बनाएंगे कि KW इज इक्वल टू KP इज इक्वल टू KE इज इक्वल टू, है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो है डिनोट हमने किया है उनमें किसकी लागत हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और बात मैं यहाँ पे बताती हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है ना, सारी पूंजी के साधनों को मिला के जो लागत आती है, वो उसको हम बोलते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब इसका क्या मतलब है कि आपको कम से कम रिक्वायर्ड है
रेट ऑफ रिटर्न की, मतलब कि आपको कम से कम इतना रिटर्न जो आप निवेश कर रहे हो ना पूंजी के थ्रू, उसमें कम से कम आपको इतना रिटर्न, इतना लाभ तो आपको होना ही होना चाहिए। उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों? क्योंकि हमने जितनी लागत लगाई है, जितनी हमारी लागत लगी है, खर्चा लगा है, उतना तो एटलीस्ट हमें वापस रिटर्न मिलना चाहिए ना, जिससे हमें क्या हो, चाहे प्रॉफिट ना हो चाहे लॉस ना हो, मतलब प्रॉफिट ना हो लेकिन लॉस भी नहीं होना चाहिए। जितनी लागत हमने लगाई है उतना तो रिटर्न आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ना हम ये भी बोल सकते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर ऐसा आ जाए कभी एग्ज़ाम में कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपको पता होना चाहिए कि इसको हम बोल सकते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी। ठीक है ना, और क्यों बोलते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये बेसिक मैंने बता दिया है कि पूंजी की लागत आखिर होती क्या है, बिल्कुल नॉर्मल वर्ड में, क्योंकि थ्योरेटिकली अब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा उसको पढ़ने में। ठीक है, अदरवाइज सीधा अगर हम थ्योरेटिकली पढ़ने लग जाए तो फिर वो आपको ऊपर से जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल वे में समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक है आपका मिस्टर ए और एक है आपकी मिस्टर बी। ठीक है, सॉरी, एक है मिस्टर ए और एक है मिस बी। ठीक है, अब मिस्टर ए है ना, उसके पास क्या है बोलो, उसके पास है 1,00,000 रुपये। ठीक है, मिस्टर ए के पास 1,00,000 रुपये हैं और मिस बी के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मिस बी को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, उसे निवेश करने के लिए पैसे चाहिए हैं। और मिस्टर ए को क्या करना है, जो उसके पास पैसे पड़े हैं उससे उसको थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर ए तो बहुत हैप्पी है कि उसके पास क्या है, बहुत सारे 1,00,000 रुपीज़ हैं और वो क्या कर सकता है, उन्हें लैंड पे दे सकता है, उधार दे सकता है। ठीक है, तो मिस्टर ए तो हो गया लेंडर, पर मिस बी बहुत दुखी है कि यार उसे निवेश भी करना है पैसों का, लेकिन उसके पास पैसे हैं नहीं, लेकिन उसे पैसे चाहिए हैं। तो मिस बी क्या है, बोरोवर है और वो थोड़ा सा उदास है। ठीक है, पर मिस्टर ए कहता है मिस बी को कि आप उदास मत होइए, अगर आपको निवेश करना है तो मेरे पास पैसे पड़े हैं, आप 1,00,000 रुपये मुझसे ले लीजिए। पर क्या, लेकिन कुछ जो शर्तें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, उनको हम उन नियमों को लागू करेंगे और उस हिसाब से आप मुझसे क्या कर सकते हैं, पैसे उधार ले सकते हैं। अब वो क्या क्या है, मिस्टर ए को ये डिसाइड करना होगा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय हिम, यानी कि जब वो मिस बी को क्या दे रहा है, 1,00,000 रुपये उधार दे रहा है, तो जो वो उधार दे रहा है उसके बदले में उसे कितना प्रतिशत ब्याज है वो चार्ज करना चाहिए मिस बी से। तो ये जो हम निर्धारित करते हैं ना कि कितना ब्याज लेना चाहिए जब हम उधार पे पैसा देते हैं, ये डिपेंड करता है किन किन पे, ये डिपेंड करता है कुछ ऐसे फैक्टर्स की, ऐसे कारकों की जो पूंजी की लागत को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, पूंजी की लागत को प्रभावित करते हैं। ओके, इन कारकों के माध्यम से जो उधार देने वाला है मिस्टर ए, वो ये डिसाइड करेगा कि कितना परसेंटेज, कितना प्रतिशत वो ब्याज, इंटरेस्ट चार्ज करें मिस बी से। ठीक है ना, और मिस बी को ये पता चलेगा कि अगर वो उधार ले रही है तो उसे साथ में 1,00,000 रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे बाद में, और उसके साथ में क्या देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हम देखते हैं कि किसी से जब भी हम बोरो करते हैं, डेट पे पैसा लेते हैं, तो हमें साथ में इंटरेस्ट तो पे करना ही करना पड़ता है। अब जो इंटरेस्ट की जो रेट्स हैं वो अलग अलग रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, इन फैक्टर्स, ये 4 फैक्टर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग। अब आइए देखते हैं ये 4 फैक्टर्स आखिर क्या क्या है। ठीक है, पहला है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, यानी जब मान लीजिए आपको पता है आप मिस बी को पैसे दे रहे हो और आपको पूरा पक्का विश्वास है, मतलब आप जानते हो मिस बी को पहले से और आपको पूरा विश्वास है कि ये 1,00,000 रुपये मेरे कहीं नहीं जाने वाले, तो मैं क्या करता हूँ, इतना ज़्यादा क्या नहीं रखता हूँ, ब्याज नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मिस बी टाइम पे चुका देगी, रिस्क क्या है यहाँ पे कम है। तो उस समय क्या रखी जाएगी, जो ब्याज की दर है ना वो
थोड़ी सी कम रखी जाएगी। तो पहला फैक्टर हो गया रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट रखी जाती है। कौन सी स्थिति में रखी जाती है मैंने अभी बताया, ठीक है। तो इसमें एक तो होता है कि रियल इंटरेस्ट रेट, जो भी रियल 1 लाख रुपए पे बनती है ना ब्याज की दर, वो ली जाएगी मिस्टर ए के द्वारा। और साथ में परचेजिंग पावर रिस्क प्रीमियम, मतलब आपको पता है कि जैसे जैसे क्या होता है, मान लीजिए 1 साल के लिए क्या किया, 1 लाख रुपए मिस बी को दिए उधार पे, ठीक है। अब 1 साल बाद में जब 1 लाख रुपए वापस मिस्टर ए को मिलेंगे तो क्या उनकी वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेगी जितनी 1 साल पहले थी? बताओ। आपको याद होता मनी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, परचेजिंग पावर क्या होती है, टाइम के साथ साथ क्या होती है, कम होती जाती है। आपको पता होगा पहले 1 रुपये में, जब हमारा टाइम था हम छोटे छोटे थे, 1 रुपये में हम 4 गोलगप्पे खाते थे, ठीक है। अब देख लो 1 रुपये में आपको 1 गोलगप्पा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। 20 रुपये के 6 गोलगप्पे मिलते हैं। तो वही बात है कि पैसे, अब रुपये तो वही है, रुपये तो एक ही है, लेकिन जहाँ पहले 1 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलते थे, फिर धीरे धीरे 1 रुपये में 2 मिलने लगे, फिर 1 रुपये में 1 मिलने लगा। तो रुपये तो एक ही है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी तरीके से 1 लाख रुपये अगर 1 साल बाद मिस्टर ए को वापस मिलेंगे तो उस परचेजिंग पावर की में जो कमी आई है उसको भी वो साथ में चार्ज करके मिस बी से क्या लेगा, प्रतिशत रखेगा इंटरेस्ट का, ब्याज का, ठीक है। तो पहला फैक्टर हो गया रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, जितना रिस्क कम होगा उतना कम क्या रखी जाएगी, ब्याज की दर रखी जाएगी। 2 इसमें टर्म्स हो गई, एक तो रियल ब्याज की दर रखी जाएगी और एक परचेजिंग पावर के माध्यम से जो रिस्क होता है उसकी दर रखी जाएगी, ठीक है, क्लियर है। दूसरा है बिजनेस रिस्क। अब मिस बी ने बोला कि मुझे क्या करना है, निवेश करना है, एक व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है, जिसके लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए है। और मिस्टर ए को ये बात पता है कि वो इस तरीके का बिजनेस कर रही है जिसमें उसकी संभावना है या तो ज़्यादा लॉस, मतलब कि ज़्यादा या तो प्रॉफिट होने की, या फिर हो सकता है लॉस भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में बिजनेस रिस्क है या नहीं है? अगर रिस्क कम होगा मतलब उसका बिजनेस ऐसा है जिसमें फिक्स है कि प्रॉफिट होगा ही होगा, तब मिस्टर ए क्या करेगा, उसको पता है कि चलो भाई ये 1 लाख रुपए किसके लिए ले रही है, व्यवसाय करने के लिए ले रही है जिसमें इसको प्रॉफिट होगा, तो मुझे सीधी सी बात है ये दे देगी, 1 लाख रुपए कहीं नहीं जाने वाले। उस सिचुएशन में क्या रखेगा मिस्टर ए, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रखेगा। वही अगर मिस्टर ए को ऐसा लगा कि नहीं भाई ये जो बिज़नेस कर रही है ना मिस बी, हो सकता है उसमें कोई ना कोई लॉस की सिचुएशन भी हो सकती है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा मिस्टर ए, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखेगा, ठीक है। तो ये कारक भी है कि बिज़नेस का रिस्क कितना है, जो सामने वाला पैसा ले रहा है और व्यवसाय कर रहा है उसका, उस पर भी डिपेंड करती है, क्या बोलो, जो इंटरेस्ट रेट उधार देने वाला लगाएगा वो, क्लियर है। तो अगर मिस बी बिज़नेस कर रही है और उसका जो EBIT है, अर्निंग है, वो क्या हो रही है, ज़्यादा है, और कॉस्ट क्या है, कम है, तब तो जो इंटरेस्ट रेट रखेगा मिस्टर ए वो कम रखेगा। और अगर इससे वाइस वर्सा है, उल्टा है, तो इंटरेस्ट रेट क्या रखी जाएगी, ज़्यादा रखी जाएगी। अब बात करें तीसरे फैक्टर की। तीसरा फैक्टर है फाइनेंशियल रिस्क। अब इसका क्या मतलब है, फाइनेंशियल रिस्क मान लीजिए कि मिस बी ने 1 लाख रुपए आपसे उधार लिए हैं, अब उसको बिज़नेस करने के लिए चाहिए 5 लाख रुपए हैं, उसके पास एक पैसा भी नहीं है। 1 लाख रुपए उसने आपसे ले लिए, मिस्टर ए से ले लिए, ठीक है, बाकी 2 लाख रुपए मिस्टर सी से ले लिए, फिर 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए किसी और मिस्टर से ले लिए, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्या है मिस बी की, कि उसे पहले किसी पैसा देना पड़ेगा। हर एक तो यही बोलेगा कि मैम आपका जब भी बिज़नेस स्टार्ट हो, आपका प्रॉफिट आए तो हमें हमारी रिकवरी कर देना, हमें हमारे पैसे दे देना, सबका यही रहेगा। लेकिन अगर मिस्टर ए को पता है कि भाई जो मिस बी है ना, वो पहले जिन्होंने औरों से उधार ले रखे हैं उनको चुकाएगी फिर मुझे देगी, तो वो क्या रखेगा बोलो, वो इंटरेस्ट रेट रखेगा ज़्यादा, ठीक है। और अगर मिस्टर ए को ये पता है कि नहीं ये प्रायोरिटी मुझे देगी, जैसे ही प्रॉफिट होगा इसको ये पैसा पहले मेरा चुकाएगी, तब क्या रखेगा, इंटरेस्ट रेट मिस्टर ए कम रखेगा। आ रही है ना बात समझ में?
तो एक फैक्टर है फाइनेंशियल रिस्क, मतलब ये रिस्क कि उसके पास उसने जो उधार दिया है वो कितना ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। अगर इस बात का रिस्क कम है तब तो जो ब्याज की दर है वो भी कम रहेगी, और रिस्क अगर ज़्यादा है तो ब्याज की दर भी ज़्यादा रखी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ अदर जो हैं कंसिडरेशन वो भी होते हैं कि मान लीजिए लिक्विडिटी हो सकता है मिस भी बोल दे कि मेरे पास पैसे तो नहीं है कैश में 1 लाख, मेरे पास 1 लाख की संपत्ति है, आप ये ले लो। अब अगर लिक्विडिटी नहीं है उन पैसों की तो मिस्टर ए क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखेगा। और अगर लिक्विडिटी है कि 1 लाख भाई चेक मिल रहा है आपको तुरंत, तो क्या रखी जाएगी, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रखी जाएगी। तो इस तरीके से ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू डिसाइड की जाती है, निश्चित की जाती है कि जो उधार देने वाला है ना वो ब्याज दर कितनी रखेगा, जो वो पैसा उधार दे रहा है उसके बदले उसे कितना रिटर्न मिलना चाहिए, ये डिसाइड किया जाता है इन कारकों द्वारा, इन 4 फैक्टर्स के द्वारा। क्लियर है? चलिए, अभी तक के बिल्कुल नॉर्मल वे में सबसे पहले हमने क्या समझा है कि आखिर पूंजी की लागत क्या होती है। स्पेसिफिक कॉस्ट होती है स्पेसिफिक सिक्योरिटी की, KE, KP, KD और KR। ठीक है, KE, KP और KD है उनकी कॉस्ट होती है एक्सप्लिसिट, जबकि KR की कॉस्ट होती है इम्प्लिसिट। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उनको डिटेल में हमने समझ लिया है। ठीक है, तो नॉर्मल वे में सब हमने एक बार समझ लिया है। अब मैं नोट्स लेके आई हूँ हिंदी में भी इंग्लिश में भी थोड़े से, जिससे आपको क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी जब आप उनको पढ़ोगे। तो इसलिए काफ़ी डिमांड आती है स्टूडेंट्स की कि हिंदी में नोट्स अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए अभी द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कंबाइंड अभी अभी मैंने बताया था कौन सी होती है, ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, ओवरऑल जो पूंजी की लागत होती है, नोन एज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म, वाइल द स्पेसिफिक कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट क्या होती है हमने देखा था, आर नोन एज द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स। अब देखो सेंटेंस समझते ही सब समझ आ रहा है ना, बताओ मुझे। ठीक है, तो अब द लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो भी होते हैं, लंबी अवधि के जितने भी स्रोत हैं ऑफ फंड्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड, इनको कैटेगराइज्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड लोन्स में, जो कि आपके हो गए डिबेंचर्स हो गए। ठीक है, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में और रिटेन्ड अर्निंग में। और इनकी लागत क्या होती है, स्पेसिफिक कॉस्ट क्या होती है, वो हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए पूंजी की लागत। अर्थशास्त्र और लेखांकन में पूंजी की लागत एक कंपनी के फंड, कंपनी का जो फंड होता है, ऋण हो गए, इक्विटी हो गए, ठीक है, डिबेंचर हो गए, शेयर्स हो गए, ठीक है, उनकी क्या है, लागत है। या एक निवेशक के दृष्टिकोण से, जो इन्वेस्टर है उसके दृष्टिकोण से देखें तो पोर्टफोलियो कंपनी की मौजूदा प्रतिभूतियों पर वापसी की आवश्यक दर। ठीक है, मतलब जो फर्म, जो कंपनी इन्वेस्ट करती है, अब बताओ मुझे हिंदी में ज़्यादा समझ आ रहा है या जो मैंने समझाया वैसे, है ना। तो इसलिए थ्योरेटिकली जब हम समझते हैं उससे पहले हमें नॉर्मल वे में समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है उस पर उसे मिलने वाली जो रिटर्न होती है, मैंने बताया था ना, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसका उपयोग किसी कंपनी की नई परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, राइट। यह न्यूनतम रिटर्न है, ये क्या है, मिनिमम रिटर्न है जो निवेशक कंपनी को पूंजी प्रदान करने की उम्मीद करते हैं। इस प्रकार एक बेंचमार्क स्थापित करते हैं जिसे एक नई परियोजना को पूरा करना होता है। ठीक है, तो जो भी पूंजी लगाई जाती है उससे ये निर्धारित किया जाता है कि आखिर जितनी लागत आई है उतना हमें रिटर्न, एटलीस्ट उतना रिटर्न तो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर उसके आधार पे क्या किया जाता है, नई जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में सुनिश्चित डिसीजन लिए जाते हैं। क्लियर है? आगे देखिए अभी किसकी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मूल अवधारणा। निवेश के सार्थक होने के लिए, यानी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उसके सार्थक होने के लिए पूंजी पर अपेक्षित रिटर्न पूंजी की लागत से अधिक होना चाहिए। यानी जो रिटर्न हमें मिल रहा है ना, जो हमने इन्वेस्ट किया है उससे, वो जो कॉस्ट आई है कैपिटल की उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कई प्रतिस्पर्धी निवेश के अवसरों को देखते हुए निवेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिटर्न को अधिकतम करने के लिए अपनी पूंजी को काम पर लगाए।
क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, पूंजी को क्या करे, इन्वेस्ट करे। दूसरे शब्दों में पूंजी की लागत प्रति लाभ की वह दर है जो पूंजी से समतुल्य जोखिम के सर्वोत्तम वैकल्पिक निवेश में अर्जित करने की अपेक्षा से की जा सकती है। ठीक है, यह अवसर लागत है पूंजी का। आई होप समझ में आ रहा है, मैंने नॉर्मल वे में समझा दिया था, अब ये हिंदी में लिखा है। ठीक है, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसकी, बोलो, कैपिटल की। यदि कोई परियोजना, कोई प्रोजेक्ट है किसी कंपनी की औसत व्यावसायिक गतिविधियों के समान जोखिम की है तो कंपनी की पूंजी की औसत लागत का उपयोग करना उचित है, क्योंकि मूल्यांकन या पूंजी की लागत एक फर्म की फंड जुटाने की लागत है। हालांकि कंपनी के मुख्य व्यवसाय से बाहर की परियोजनाओं के लिए, मतलब कुछ जो उसका मेन बिजनेस कर रही है कोई कंपनी, उससे अलग कोई प्रोजेक्ट्स हैं, तो पूंजी की वर्तमान लागत उपयोग करने के लिए उपयुक्त मानदंड नहीं हो सकती है, क्योंकि व्यवसायों के जोखिम समान नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर बात करें तो पूंजी की लागत होती क्या है कि जो आपको मिनिमम रेट मिल रही है रिटर्न की, जब आप किसी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टर यही चाहता है कि एटलीस्ट उसे इतना तो एटलीस्ट उसे रिटर्न में मिले जितना उसकी लागत आई है उतना। ठीक है, तो वही बात इसमें बेसिकली बोली जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, एक कंपनी की प्रतिभूतियों में आमतौर पर क्या होता है, डिबेंचर होते हैं, इक्विटी दोनों शामिल होते हैं, है ना। इसलिए किसी कंपनी की जो कॉस्ट होती है कैपिटल की निर्धारित करने के लिए जो डिबेंचर की लागत बोलो क्या, KD, और इक्विटी की लागत बोलो क्या, KE, दोनों की गणना करनी चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से जो ऋण है और जो इक्विटी है, डिबेंचर है और इक्विटी है, दोनों की जो कॉस्ट है वो आगे की ओर देखनी चाहिए, और जो फ्यूचर में भविष्य में होने वाले जो रिस्क होते हैं, जोखिम होते हैं, और वापसी की अपेक्षाओं को क्या करती है, दर्शाती है। इसीलिए हम क्या ज्ञात करते हैं कि जो डिबेंचर की कॉस्ट आएगी उसको और इक्विटी की कॉस्ट आएगी उसको। क्लियर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए डेब्ट की जो पिछली क्या है कॉस्ट आई है, वो डेब्ट की वास्तविक आगे दिखने वाली कॉस्ट का एक अच्छा संकेतक नहीं है। अगर हमें पता होगी कि पहले हमारी कॉस्ट क्या आई है डिबेंचर की, तो आगे हम उसे इन्वेस्ट करने के लिए क्या रहेंगे, थोड़े से सावधान रहेंगे। तो इसीलिए भी लागत को क्या करना होता है, मेज़र करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, किसकी लागत को, पूंजी की लागत को। ओके, एक बार डेब्ट की जो कॉस्ट है उसको और इक्विटी की जो कॉस्ट है उसको, वो दोनों डिसाइड हो जाने के बाद उनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं WACC, पूंजी की भारित औसत लागत भी बोल सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसकी गणना की जा सकती है। जो चारों हमने पढ़े थे ना, KD, KP, KE और KR, उन चारों के अकॉर्डिंग हम WACC निकालते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की भारित औसत लागत। ठीक है, और इस जो WACC को तब फर्म को प्रोजेक्ट के अनुमानित फ्री कैश फ्लो के लिए डिस्काउंट रेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कि भाई मतलब जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसमें हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है उसका हमें पता चल जाता है इसके माध्यम से। ओके, जो क्योंकि हमारी कॉस्ट निर्धारित हो जाती है कैपिटल की उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो आज हमने कुल मिला के बात कर ली है बेसिक टोटली कि पूंजी की लागत क्या होती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं, पूंजी की लागत को प्रभावित करते हैं। कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, ये 4 फैक्टर्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट होमवर्क। ठीक है, तो क्या आपकी जो सेकेंड क्विज हुई है जिसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और आप सभी थर्ड क्विज के लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। ठीक है, और फर्स्ट क्विज का कौन विनर रहा था वो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि किसकी रैंक आई थी। ठीक है, तो चलिए जो सेकेंड क्विज आप लोगों ने अटैम्प्ट की है कब, 29 मार्च को, उसका सोल्यूशंस जो है वो आज की क्लास में मैं लेके आ गई हूँ। तो डिटेल में हम देख लेते हैं जो 5 क्वेश्चन है उनको ब्रीफली, डिटेल में तो क्या ब्रीफली देख लेते हैं क्योंकि ये ऐसी यूनिट्स हैं जो आपने क्या की है अभी तक की नहीं है। तो आई वांट टू सी
कि किसकी रैंक आती है, ठीक है। कौन सेल्फ स्टडी भी एटलीस्ट कर रहा है, और इससे ना आपको ये भी पता चलेगा कि कितना ज़्यादा आपको पढ़ने की नीड है, कितना ज़्यादा प्रिपरेशन करने की नीड है, ओके ना, बिकॉज वी ऑल वांट JRF। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं सभी के आंसर आपको क्लियर कर देती हूँ। जो क्विज सेकंड आपने अटेम्प्ट किया है 5 क्वेश्चन उसमें, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि विंडो ड्रेसिंग इज़ प्रोहिबिटेड ड्यू टू, जो विंडो ड्रेसिंग है वो किसके कारण प्रतिबंधित है, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, मतलब जो प्रकटीकरण का जो सम्मेलन है, डिस्क्लोजर है, उससे क्या था, आई मीन क्या है, आपका जो विंडो ड्रेसिंग है वो प्रोहिबिटेड है, विंडो ड्रेसिंग प्रतिबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड था, जो कि आपका यूनिट नंबर सेकंड अकाउंटेंसी से है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, रेशियो एनालिसिस, जो अनुपात विश्लेषण है, इज वन द tools employed to know the financial health of concern। ये जो है अनुपात विश्लेषण एक संस्था के वित्तीय स्वास्थ्य को जानने के लिए नियोजित उपकरण है। क्या ऐसा है? चलिए आगे देखते हैं फिर रीज़न क्या है इसका। रेशियो एनालिसिस इज़ नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी निवेश निर्णय लेने के लिए केवल अनुपात विश्लेषण ही एकमात्र उपलब्ध तकनीक नहीं है। तो आपको पूछा है कि जो आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है और कौन किसकी सही व्याख्या है। तो मैं बता दूं, दोनों के जो असर्शन और रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पे जो ए है असर्शन है वो रीज़न की क्या करता है, बिल्कुल सही व्याख्या करता है कि। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा। अब बताओ, क्वेश्चन के माध्यम से आपने एक नई टर्म सीखी या नहीं सीखी? हो सकता है अभी तक आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा भी नहीं होगा, पर अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो आपने एक चीज़ पढ़ ली, एक पॉइंट पढ़ लिया, किसके बारे में, रेशियो एनालिसिस के बारे में, है ना। तो इसीलिए जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थर्ड कहता है विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स, ये देखो आ गया जो हमने पढ़ लिया है, क्या बोलो, इकोनॉमिक्स, राइट। विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, किस प्रकार की जो अर्थशास्त्र है वो दर्शाती है, व्याख्या करती है कारण और प्रभाव, कॉज और इफ़ेक्ट के संबंध की घटना को, है ना। तो ये देखो बिल्कुल बेसिक से उठ के आया है, जो हमें 11th क्लास में जब हम पढ़ते हैं पहली बार कि अर्थशास्त्र के जो टाइप्स होते हैं, है ना, कि कौन कौन से टाइप की होती है जो इकोनॉमिक्स है, उसमें से बिल्कुल उठ के आया है क्वेश्चन। तो देखिए कभी कभी बिल्कुल बेसिक से आ जाता है, तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हो ना, उसके माध्यम से पता चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ना, सकारात्मक अर्थशास्त्र, वो क्या करती है, कॉज और इफ़ेक्ट के जो क्या है फिनोमिना है उसकी व्याख्या करती है, ठीक है। कौन सी इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है। चलिए अभी बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें असर्शन है मार्जिनल कॉस्ट एंड डिफरेंशियल कॉस्ट डू नॉट कन्वे द सेम मीनिंग इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, ठीक है, कि जो आपकी सीमांत लागत है और अंतर लागत सभी परिस्थितियों में समान अर्थ व्यक्त नहीं करती हैं, ठीक है। ये असर्शन है आपका, और रीज़न क्या बोला है, डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। जो आपकी स्थिर लागत में परिवर्तन के कारण जो डिफरेंशियल कॉस्ट है ना, वो बढ़ती या घटती है, ठीक है। तो असर्शन है कि क्या होता है, सीमांत लागत और डिफरेंशियल कॉस्ट है वो एक समान नहीं रहती है, और रीज़न दिया है क्योंकि जो आपकी डिफरेंशियल कॉस्ट है ना, वो स्थिर लागत में परिवर्तन के कारण क्या होती है, घटती या बढ़ती है। तो असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, और जो रीज़न है वो असर्शन की बिल्कुल सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बोलो, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए अभी लास्ट 5th नंबर जो होमवर्क में आपको मिला था क्विज नंबर 2 में, वो है
एक वस्तु अ कमोडिटी इज़ यूज्ड उपयोग की जाती है मल्टीपल पर्पसेस के लिए, अनेक उद्देश्यों के लिए यूज़ की जाती है। एंड देन द डिमांड फॉर इट इज़ नोन एज, तो एक ऐसी वस्तु जो कई उद्देश्यों के लिए यूज़ की जाती है तो उसकी डिमांड को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखना, ध्यान में रखना, उसकी डिमांड को हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड, समग्र मांग हम उसे बोलते हैं। ये तो वैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि कई उद्देश्यों के लिए जो यूज़ की जाती है उसकी मांग को हम बोलेंगे समग्र मांग, कंपोजिट डिमांड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो ये बात हो गई जो क्विज़ नंबर 2 थी उसकी। अब आपको क्या करना है, क्विज़ नंबर 3 को अटैम्प्ट करना है। आप सभी देख लेना, आंसर्स अपने मैच कर लेना जो भी आपने अटैम्प्ट किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर रैंक आपको कल की क्लास में मैं बता दूंगी। ओके, बाकी जो क्विज़ नंबर 3 है वो अटैम्प्ट करना है आपको, और उस टाइमिंग आपके सामने है। पेपर फर्स्ट की भी क्विज कब होती है, पेपर 2 कॉमर्स की कब होती है, मैंने टाइमिंग मेंशन यहाँ पे कर दिया है। तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, डेली 5 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करेंगे ना, तो एग्ज़ाम तक आपके सोच लो कितने क्वेश्चंस अपने आप, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि 10 to 20 मिनट्स में एक दिन दे के आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, है ना। सो इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना आप लोग, ज़रूर से, मेरा यही सजेशन है सभी के सभी, ज़रूर से क्विज को तो अटेम्प्ट करना ही करना है। बाकी क्लास भी प्रॉपरली लेना है कंसिस्टेंसी के साथ, बिकॉज वी ऑल वांट JRF, राइट। ओके, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके अपनी अपीयरेंस के थ्रू अटेंडेंस लगा देना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, मोटिवेशन मिलता है उससे। ओके, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्विज हो गई, क्लासेस हो गई, उनको शेयर किया कीजिए। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो रहा है, राइट। और ये सभी वेबसाइट और सोशल साइट मैंने फिलर फॉर्म की मेंशन कर दी है, तो आपको कोई भी क्वेरी डाउट हो आप यहाँ पे जाके अप्रोच कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।